गुड टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम को 6 बजे 6:30 बजे करीब जो है चर्चा करते हैं आईपीएफ के बारे में। ये आईपीएफ श्रृंखला में 21वां है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आईपीएफ का मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट फिल्म्स फैक्ट है। ठीक है। हम्म। इम्पोर्टेंट फिल्म्स फैक्ट की बात करते हैं हम लोग। देखो ये जो है, जैसे लिख रहा है इसमें यूपीपीसीएस 2024 के लिए है। तो अभी आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर को है और फिर इसके बाद में जो है दिसंबर में जाके, लास्ट दिसंबर में आरओ एआरओ का पेपर है, उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है और इससे इसके बियॉन्ड जाके कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। जैसे क्विक रिवीजन सीरीज जो चल रहा है उसमें शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जाता है। इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि डीप में जाके चीज़ें करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो ये बिल्कुल आप लोग इसको एक फॉलो करेंगे तो इससे कोई क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिए आप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला फैक्ट। देखो इसमें जो मुद्दे हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो मुद्दा है वो जलवायु परिवर्तन, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस वजह से हम लोग इसको साथ में ही करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें जैसे मेन मेन चीज़ें जो रहेंगी उनको मैं पॉइंट आउट करूंगा, फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, तो सीवक थॉर्न ये एक लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है और इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, तो भाई ये बताइए कि सीवक थॉर्न जो है ये क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई इसमें ये लद्दाख में पाया जाता है। और इसमें देखो खास बात क्या है, हालांकि लद्दाख में तो पाया जाता है लेकिन ध्यान रखना कि ये एक पर्णपाती भी है। और एक खास बात इसमें ये भी इंफॉर्मेशन दी गई कि चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उत्पन्न करने के लिए, कहा जाता काफी ऊर्जावान होता है जिससे लोग थकान नहीं हो वगैरह वगैरह तमाम सारी चीजें। ओके, रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, कॉस्मिक जो रेडिएशन होता है उससे बचाव के लिए, तो ये काफी काम की चीज है। हालांकि आप देखेंगे तो सीवक थॉर्न जो है ये लेह बेरी के नाम से भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। लद्दाख क्षेत्र में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो हिमाचल वाला जो एरिया है, ठीक है, हिमाचल वाला जो एरिया है वहां पे भी काफी, जैसे लाहौल वाला है, काजा है, ताबो है। ठीक है, इसी बाद कुसुमसारी है, नाथुला अगर सिक्किम की बात करें और उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में भी आप इसकी उपस्थिति देखेंगे। ओके, तो सीवक थॉर्न जो है काफी औषधीय गुण रखता है। कहा जाता है कि पौधे की पत्ती, फल, जड़, कांटे सभी उपयोगी हैं और सबसे जो है दवाई, तो एक औषधीय गुण रखता है ये। ओके, क्लियर। तो इसके बाद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से में भी ये सहायक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक है और शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु यह एक आदर्श पौधा है और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। तो कई सारे गुणों से भरपूर है ये और साथ में औषधीय गुणों को भी ये रखता है। ठीक है, तो साथ में ये औषधीय गुणों को रखता है। नेक्स्ट देखें, समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय व अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता बोलते हैं, हाइबरनेशन जिसको बोलते हैं। ओके, तो कहा जाता है कि वहां के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु जो है बिताते हैं तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही होगी तो फिर बाहर नहीं निकलते, अपने पेट में अपना भोजन इतना ज्यादा वो ऊर्जा संग्रहण कर लेते हैं कि हाइबरनेशन वाली स्थिति में चले जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शीत निष्क्रियता। और यह अवस्था नियत तापी वार्म ब्लडेड तथा अनियत तापी जिसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, दोनों प्रकार के प्राणियों में हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, दोनों प्रकार के प्राणियों में हमें दिखाई पड़ती है। ओके, तो ये ध्यान रखना, हाइबरनेशन जो है, जैसे गिलहरी आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो हाइबरनेशन, तो इसमें आप देखेंगे जैसे गिलहरी है, भालू है, कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब वो शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ओके, तो इनके नाम ध्यान रखना,
नाम क्या क्या है, जैसे गिलहरी है, भालू है। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है और उपापचय घटता है, और ये उसी वसा के सारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में तो हमने आपको बताया बताया कि देखो, शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन में तभी जाएगा जब वो अपने तापमान को जो है, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा सर्दी हो रही हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, कंट्रोल करने की स्थिति में ना हो। ठीक है, तो इतनी ज्यादा ऊर्जा अपने आप में भर लेते हैं उस समय जब जब ये हाइबरनेशन में जाने की स्थिति में होते हैं, जिससे कि जब ये जाए हाइबरनेशन में तो इनको दिक्कत ना हो। तो इनके नाम ध्यान रखना क्या क्या कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कृतक जो है, गण में गिलहरियां, छछंदर और चूहे, मूसक आदि जो हैं ये स्तनधारी प्राणी आते हैं। व्यापक निच की बात करें तो किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिकोया होता है, ध्यान रखना, सिकोया, सिकोया ये सबसे लंबा वृक्ष है जीवित, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये कहा जाता है कि समुद्र में प्रवाहित होने वाली पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं जाके, और भीतरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित विभिन्न सुरक्षित क्षेत्र हैं, तमाम विविधता से संरक्षित क्षेत्र हैं। ब्राह्मणी नदी ये झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। ओके, दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है। ओके, क्लियर। तो मेन मेन पॉइंट जो है, ओके, मेन मेन पॉइंट जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो और शंख नदी की बात करें तो शंख नदी की अगर बात करें तो ये उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमा के पास है, और राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाती है, और ब्राह्मणी नदी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो कोयल नदी जब राउरकेला के पास में दक्षिणी कोयल से मिलती है जाके, ठीक है, हाँ सॉरी, शंख नदी, शंख नदी जब ये दक्षिणी कोयल से मिलती है जाके, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्राह्मणी नदी हो जाता है। तो ध्यान रखना, दोनों के संगम कहाँ पे होता है, तो राउरकेला में होता है। दूसरा है वैतरणी नदी का जो उद्गम है ये गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है, उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में अवस्थित है। तो वैतरणी नदी का नाम कहाँ, वैतरणी कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ब्राह्मणी नदी कैसे बनती है और वैतरणी नदी, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, उसको ध्यान में रखना। ओके, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं, और कहा जाता है कि इनमें जैव द्रव्यमान उत्पादन जो लगभग है वो 2200 ग्राम जिस शुष्क भार वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष जो है हमें दिखाई पड़ता है। बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रति वर्ष उत्पादन की मात्रा की बात करें, मतलब जो जैव द्रव्यमान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अगर मात्रा के हिसाब से देखें, तो कुछ क्रम आपसे पूछा गया था। इसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ठीक है, 1200 ग्राम है, और टैगा जो है ये 800 ग्राम, प्रेरी ये 600, और जबकि आप अगर बात करें यहाँ पे गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन, हम आपको दिखा देंगे कि कौन से ऐसे बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रतिवर्ष जो एक तरह से उत्पादन होता है मात्रा के हिसाब से सर्वाधिक है। तो ये पूछा गया था आपसे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। ओके, एक और यहाँ पे जानकारी है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज पुस्तक ये वंदना शिवा द्वारा लिखित है, और ये पर्यावरणविद है एक तरह से। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देशों में 29 दिसंबर को भी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता समय प्रभावी हुआ था। तो 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता जो एक तरह से अभी समय है प्रभावी होने के उपलक्ष्य में कई सारे देश मनाते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 22 ये मई जो है 22 मई इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, 22 मई जो है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
ठीक है। हाँ, 22 मई जो है इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है, कई बार सम्मिलित करने के लिए पूछता है। नेक्स्ट देखें। हाँ, कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा जो है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कैसे पहुंचती है? विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में, ठीक है, विकिरण, रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। ओके, आगे। सौर ऊर्जा में मुख्यतः परावैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरणें तथा अवरक्त विकिरण जो है ये होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा में क्या क्या कौन से विकिरण रेडिएशन होते हैं, तो ध्यान रखना ये तीन जो है रेडिएशन यहाँ पे आपसे देखने को मिल रहे हैं। ओके, ऊष्मीय विकिरण की बात करें तो पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल जो है गर्म होता है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है और तब जो है ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विस्तृत होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, अन्य जो ऊष्मारोधी गैसें हैं, इस ऊष्मा का कुछ भाग जो अवशोषित कर लेती हैं और शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा जो है वो एकत्र हो जाती है। और जब ये अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो रही होगी, ध्यान रखना, यही जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ओके, और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बड़ी मात्रा में जो है वो छोड़ी जाती है और मानव द्वारा उत्पन्न की जा रही, तो उसकी वजह से ये जो जो विकिरण है, ये कहा जाता है कि वापस जो है नहीं जा पाती है, तो उसके वातावरण फंस जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें ये तापन दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये तापन हमें दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए और कुछ चीजें देखें। पृथ्वी की ऊष्मा और रक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है। जब कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन कि पृथ्वी की ऊष्मा जो है कौन से रेडिएशन से, तो अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है। और कहा जाता है कि लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करती। तो जी अवरक्त विकिरण आप समझ देख रहे हैं ना, जब मैंने बताया कि CO2 जो है इसको बहुत ज्यादा अवशोषित करती थी, 90% हिस्सा जो है इसका, जब भी अभी हम बात कर रहे थे, तो 90% इसका हिस्सा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जॉर्व करती है, और इसकी वजह से आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग जो है बड़े पैमाने पर हमें दिखाई पड़ती है। चलिए, विगत वर्षों में कुछ इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो रही, जिसका हमने अभी जिक्र किया। इसको क्या बोला गया है? ग्लोबल वार्मिंग बोला गया, और अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो कुछ बात क्लियर हो गई। चलिए, जोसेफ फोरियर, इनका नाम ध्यान रखना, इन्होंने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना, नाम ध्यान रखना, इनका नाम क्या है? जोसेफ फोरियर। ओके, कब ये दिया हुआ है? तो 1824 में इन्होंने बताया हुआ था कि हरित गृह प्रभाव या हरित गृह गैसें भी जो हैं कुछ होती हैं, तो इन्होंने हरित गृह गैसों के बारे में बात की हुई है। नाम ध्यान रखना, पूछा गया है। ओके, नाम ध्यान रखना, इनका पूछा गया है कई बार। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो खतरनाक है वो कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे खतरनाक, हालांकि मीथेन भी है, अभी हम बात करेंगे। जो हरित ग्रह प्रभाव जनरेट करती हैं, हरित ग्रह गैसें कौन सी हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। कहा जाता है कि ये सभी जो है गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं, और ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास, शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता, तो बिल्कुल उसी तरह से, और इसी वजह से इनका नाम भी पड़ा है। शीशा जो है अपने अंदर जो है सूर्य की रोशनी आने तो देता है, लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। बात समझे? और इसी वजह से इनको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हरित गृह गैसें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल तापमान बढ़ जाता है। अतः ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों
को अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, तो आप ये मुख्यतः आप ध्यान रखना कि भाई ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई शीशे का एक चैम्बर बना हुआ है, ठीक है, कमरा बना हुआ है, उसमें सनलाइट तो आ रही लेकिन बाहर नहीं जा रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वैसे ही दूर से आने वाली अवरक्त किरणों के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड आने तो दे रही है लेकिन बाहर नहीं जाने दे रही है। ओके, वापस नहीं जाने दे रही है। हाँ, अंतरिक्ष या आप कर सकते हैं बाहर वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल के बाहर जो है वो जाने नहीं दे रही, और इस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार पूछा, मैं स्टार लगा देता हूँ। पूछा गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आप लिख लेना कहीं पे या नोट डाउन कर लेना। जलवाष्प है सबसे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी तमाम सारी गैसें होती हैं। ऑर्गन एक बार पूछा गया था, ऑर्गन गैस जो है क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? तो ध्यान रखना, ऑर्गन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित या इसको रोक के नहीं रखती है, तो ऑर्गन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, तो ये क्लियर रखना। वैश्विक ऊष्मण या ऊष्मण के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, नोट करके चलेंगे। कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपरित गैसों की अपेक्षा बहुत कम है। तो हालांकि इन पे भी इसमें प्रतिबंध है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो इन पे प्रतिबंध है कि भाई ये भी कुछ ना कुछ तो कर ही नहीं है योगदान, बात समझ रहे हैं? तो ये भी गैसें आप लोग ध्यान रखना। और नाइट्रस ऑक्साइड, विभिन्न गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव तथा वैश्विक तापन के प्रति जो आपेक्षिक योगदान है अगर देखें तो हमने बताया था आपको कि जलवाष्प जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन जो है इसका जो है तीसरा नंबर है, ओजोन चौथा, और नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बाकी कुछ अन्य गैसें हैं, जैसे यहाँ पे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन की बात करें, ये वगैरह वगैरह तमाम सारी है, तो ये बहुत कम हिस्सा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पॉइंट में जाता है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्रकृति में द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, वायुमंडल की बाह्य परत में मुख्यतः ये में संगठित हुई दिखाई पड़ती है। ओके, तो इसका संगठन, और सबसे स्वच्छ है, प्रदूषण नहीं होता है, तो ये अपने आप में भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, किसको? हाइड्रोजन को। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईपीसीसी बोलते हैं, द्वारा चिन्हित आइडेंटिफाइड 6 मुख्य ग्रे हाउस गैसें जो अगर बात करें तो इसमें हमने CH4 कर लेना, ठीक है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये शामिल हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है। ध्यान रखना, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। तो अगर यहां बात करें तो कुल मिला के जो 6 गैसें हैं यहां पे नीचे दी गई हैं, तो ये आप ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल से भी ये जो है एक तरह से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, और सबसे ज्यादा नॉर्वे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे। ओके, बाकी और भी आप देखें थे स्कैंडिनेवियन जो तमाम सारे देश हैं, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड, नॉर्वे है, नीदरलैंड वगैरह, ग्रीनलैंड है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित है इससे। उसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित है अम्ल वर्षा से वो नॉर्वे है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो आईपीसीसी की बात करें तो उसमें मुख्यतः 6 जो है वो गैसों के बारे में बात की हुई है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, और SF6 है, और NF6 है, ये कुछ गैसें हैं। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे आपको, और भी यहाँ पे देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ये अप्रत्यक्ष गैसें हैं। इसमें नॉन मीथेन और तमाम सारी गैसें मिलेंगी आपको, और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड तमाम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ध्यान रखना, ये जो है एसिड रेन के लिए, एसिड रेन की ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है, केवल एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है गैस। ओके, क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट देखें। एक लंबा चौड़ा यहाँ पे वो लेख दिया है, लेकिन आप लोग देख लेना है इसमें। मैं कुछ कुछ चीजें बता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या काम करती है हमने बता ही दिया आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या काम करती है इसके बारे में हमने बात करी ली हुई है, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, ये देखिए, जैसे मानवीय गतिविधियों द्वारा
उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती है, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों तथा मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना, निचले वायुमंडल में रुकती नहीं है। जो मानवीय गतिविधियां, ये पूरा समुद्र द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाएगी, खेतियों द्वारा जो है वो अब्जॉर्ब कर ली जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक जो होते हैं, ये हमने बताया था समुद्री जीव, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी वजह से ध्यान रखना कि काफी ज्यादा जो है अब्जॉर्ब करके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कौन से, समुद्र। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से काफी फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो है तो काम की चीज, जैसे बताया गया कि भाई पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, ये नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। और मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है, लेकिन उतनी ही जितना नुकसान ना करे, अत नहीं करनी चाहिए। ओके, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे जलवाष्प, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और अन्य की बात करें तो देखो सांद्रता की बात होती है, सांद्रता के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा जो है दिक्कत करती है। तो वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ज्ञात होना चाहिए कि पिछले कुछ दशकों में वातावरण में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण हमें दिखाई पड़ता है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण हमें दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखें। ये हमने बता दिया कि वैश्विक उष्ण जो है, ऊष्मन, वैश्विक ऊष्मन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अब एक चीज और यहाँ पे, जैसे कुछ मुद्दे यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए। कहा गया कि 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 300 आज ये चलिए थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। आते हैं अपने मुद्दे पे। तो 1950 में CO2 की मात्रा जो है वायुमंडल में जहां 315 ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन आसपास थी, वहीं पर यह मात्रा जो है अब अगर बात करें तो 415 को पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस तरह बढ़ती गई तो कहा यह जा रहा है कि 21वीं सदी 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm जो है वो पहुंच जाएगी, और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। अगर WMO की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें, तो ये कहते कि पूर्व औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल की बात करें, जब मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं हुआ था, ठीक है, तो पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278, जिसमें वायुमंडल समुद्र तथा जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन को जलने आदि से प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ा है। तो WMO भी ऐसा मानता है, मानता क्या, सब लोग मानते हैं, लेकिन देखो जब बात करने की आती कि भाई उसके लिए कुछ सुधार करें तो सब अपना डेवलपमेंट का जो है रोना रोते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है क्योंकि बड़े देश जो है, जो सक्षम देश हो तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इसका भुगतान कौन कर रहा है, छोटे देश। ज्ञात होना चाहिए कि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका जो स्रोत वो बायोगैस, जीवाणु अपघटन और जुगाली करने वाले पशु हैं, ठीक है। हाँ, जुगाली करने वाले पशु हैं, जीवाणु हैं, और कुछ जो है अपघटन करता है, ये सब जो मिलके बायोगैस। अच्छा, ये एक हरित गैस जो है, ये एक हरित गैस, जैसे मैंने बताया था मीथेन जो है हरित गैस है, हरित गैस है, ग्रीन हाउस।
एक एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत होते हैं, जबकि आर्द्र भूमियां, समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक। तो आपसे प्राकृतिक स्रोत के बारे में भी बात करेगा। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या है? एक तो ये आर्द्र भूमियां हैं, समुद्र है, हाइड्रेट्स हैं, ठीक है। हाँ, ये भी मीथेन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से। पहले भी करते थे, लेकिन अब ज्यादा आप देखेंगे खेती हो रही है, धान की खेती है, पशुपालन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जुगाली करने वाले जो है काफी ज्यादा। ओके, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग जो है वो अगर बात करें तो आर्द्र भूमियों से हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्रोत अगर बात करें, सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने में प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करें तो ये आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स में वो सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। इसके बाद में समुद्र है, फिर इसके बाद में हाइड्रेट। नेक्स्ट देखें, मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप और उच्च दाब पर क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। और इसके पिघलने पर कहा जाता है कि ये पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना आप लोग। सबसे ज्यादा इसके निक्षेप कहाँ पे वो देख लो एक बार। आर्कटिक, उत्तर ध्रुवी टुंडा सहित और अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय उतांतों उपांतों में तलहटी निक्षेप और अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकाय तथा गहरे समुद्री जल में विशाल निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें मैं एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ इसकी उपस्थिति है। भूमंडलीय तापन में मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों को पिघलने का खतरा मंडरा रहा है और इसके पिघलने से वैश्विक तापमान तथा उसके दुष्प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो सकती है। कहा जाता है कि मीथेन वायुमंडल तुलनात्मक रूप से कम समय, लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है और ये ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित होती रहती है। चावल के खेत से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक बनती है। जैसे हमने बताया था कि चावल के खेत हैं, जैसे धान के खेत हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं वगैरह वगैरह जो है अपघटन करता है, तमाम डीकम्पोजर हैं, वो भी इसका उत्सर्जन करते हैं। एक बार आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप लोग एक बार कर लेना। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारण कौन कौन से? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करने वाले कारक हैं और कार्बन अवशोषण में कमी करने वाले कारक हैं। तो ये एक बार आप लोग देख लेना। चलिए, तो वृद्धि करने वाले कौन कौन से वो हमने बता दिए आपको। नेक्स्ट देखें। अच्छा, सौर धधक बोला गया था, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि करता है? तो सौर धधक क्यों वृद्धि करेगा? वो तो भाई अपना सौर विकिरण दे रहा है। सौर धधक ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करता है। तो ये जलवायु परिवर्तन का कोई कारण नहीं बनता है। नासा और अन्य अध्ययन ये बताते हैं कि सौर धधक, सोलर फ्लेयर जो है वो में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं माना जाता है। ओके, तो इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसें प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ओजोन परत जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से, बाकी आप तमाम सारी ग्रीन हाउस गैसें वो मानवीकृत गतिविधियों से जो उत्पन्न हो रही हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। फसल जैव मात्रा के अवशेषों जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन एवं अन्य हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबित कण, एरोसोल आदि निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु पर। तो ये जो भी आप यहाँ पे हमने गैसों की बात की हुई है, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ओके, विपरीत प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट देखें। भूमंडलीय उष्णता या तापन प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखने को मिलता है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात करें या तो यहाँ पे अनेक यूरोपीय देश अपने यहाँ ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। अभी देखो टुवालू वाला जो टुवालू क्षेत्र जो है आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो वो भी कह रहा है वहां पे तमाम सारे जो द्वीप हैं, तमाम सारे द्वीप जो हैं वो डूब रहे हैं धीरे धीरे। इस पे चर्चा भी होती है कि हम इसको बचाने के लिए क्या करें, लेकिन
डेवलपमेंट रोक नहीं रहे हैं। डेवलपमेंट रुके, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम सारी जो गैसें हैं अगर इनकी मात्रा कम हो तब तो कुछ जो है इसमें आप देखेंगे कि जो है ये सुधार किया जा सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, कहा जाता है कि समय से पूर्व आम में ये जो है बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य पर भी को प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड ये हिम चादर जो है आप देखेंगे वैश्विक तापन की वजह से लगातार पिघल रही है। ओके, वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना जो है शेष पृथ्वी को प्रभावित करता है। अगर ऐसा रहा तो देखो तमाम सारे द्वीप जो है वो डूब जाएंगे। ओके, तमाम सारे द्वीप जो है वो डूब जाएंगे। हाँ, चले। भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, जैसे सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो अधिक बादल, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण अर्थात अधिक CO2 के कारण वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगी, पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। नकारात्मक प्रभाव इसमें भर के दिए हैं, आप एक बार याद करेंगे तो पौधों में रोगों की बढ़ोतरी हो जाएगी, नदियों के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी, तटीय प्रदेशों का डूबना, ये तो मेन अभी हमने पढ़ाई है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, कहीं सूखा कहीं बाढ़, तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये सब जो है जलवायु का, सूखा, बाढ़, जैव विविधता को नुकसान, फसल उत्पादन में कमी और भारी आर्थिक क्षति, ये सब नकारात्मक प्रभाव। तो ये तो, लेकिन ध्यान रखना अधिक बादल बनना, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि, दर में कमी और पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि, ये सब कारण जो है वो भूमंडलीय उष्णन के जो है अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के सकारात्मक प्रभाव में देखने को मिलते हैं, जिनको आप नहीं पढ़ते हैं, 4 ही दिए हैं लेकिन उसमें आप लोग ध्यान रखना। IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देखो कई सारे ये जो है रिपोर्ट आप देखेंगे कि रिपोर्ट जारी करता है तो कई सारे मुद्दे उठाता है और खासकर आप देखेंगे जो तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कम करने के लिए और उस पर रिपोर्ट जो है जारी करता है। तो आप देखेंगे IPCC द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बोला है कि यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2% माफी चाहूंगा 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाता है पूर्व औद्योगिक स्तर से तो विश्व भर में प्रवाल मरता अर्थात कोरल जो है मोर्टेलिटी ये घट जाएगी, साथ ही पृथ्वी के पार्थिव तंत्र का 1/6 भाग जो है रूपांतरित हो जाएगा और पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों का 1/4 भाग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो कोरल रीफ को भी दिक्कत होने वाली है, जो पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियां हैं, ठीक है, इनमें भी आप देखेंगे विलुप्त होने का खतरा है। पारिस्थितिकी तंत्र में 1/6 भाग जो रूपांतरित हो जाएगा। जहां पे आप देखें वनस्पति है, हो सकता है वहां पे वन विहीन जो है जमीन वो देखने को मिल जाए और जहां पे वन नहीं है वहां पे वनीकरण। अब आप देखते भी हैं, आप देखेंगे कि ऐसी जगह भी बाढ़ आ रही है जहां रेगिस्तान है, ठीक है, जहां पे रेगिस्तान है। ओके, कहा जाता है कि यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3% से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल नेट एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र का 1/5 से अधिक भाग जो है रूपांतरित हो जाएगा और कहा जाता है कि 30% तक ज्ञात प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो कुछ ऐसा ये प्रभाव, और अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो कुछ ऐसे प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। वैश्विक उष्ण पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। IPCC के अनुसार बोला गया है कि वैश्विक उष्ण से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा, बाढ़, बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि दिखाई हमें पड़ेगी। ठीक है, वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। चल नेक्स्ट देखें, जलवायु परिवर्तन पर फिर वही अंतर सरकारी पैनल के अनुसार 1990 और 2100 के मध्य बोला गया कि 1.4 से
5.8 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि का अनुमान जो है व्यक्त किया गया। और ये भी कहा गया कि इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि होगी। और भी तमाम सारी जो है रिपोर्ट उसने दी है, एक बार आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि इससे देखो एक 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 चीज और होगी, अगर तापमान बढ़ रहा है तो इससे दिक्कत और भी होगी। कहा जा रहा है कि इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है, जबकि इसके पूर्णतः नष्ट हो जाने से समुद्र महासागर का जो जल घनत्व है प्रबल रूप से नहीं घटेगा, ठीक है, प्रबल रूप से नहीं घटेगा। हाँ, ये एक संभावना कि घटेगा नहीं, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि खाद्य श्रृंखला जरूर प्रभावित। ज्ञात होना चाहिए कि यदि महासागर का पादप किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाता है तो कार्बन सिंक के रूप में उस महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कार्बन सिंक जो है वो नहीं हो पाएगा। जैसे हमने बताया था प्लैंकटन बड़े मात्रा में आप देखते हैं समुद्र में होते हैं, और वो प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया करते हैं, उससे क्या करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। तो अगर मान लो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये एक समस्या हो जाएगी कि जो महासागर कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, और वो किस वजह से करते हैं, प्लैंकटन की वजह से। अगर प्लैंकटन नष्ट हो गए जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर ओके अपना भोजन बनाते हैं, अगर वो खत्म हो गए, ध्यान रखना जो आप महासागरों को कार्बन सिंक का नाम देते हैं, ये इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है, और यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। वैज्ञानिक कहते हैं, सिद्धांत में कहा गया है, तो सिद्धांत को देखो ये नाम दिया गया है, मिलानकोविच परिकल्पना इसको बोला गया है। उल्लेखनीय है कि मिल्टन मिलानकोविच ये सर्बिया के खगोलविद हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है, और भी कुछ बातें इन्होंने कही है, तो उसके बारे में एक बार आप लोग बात करना, ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट देखें, उल्लेखनीय है, फिर से आईपीसीसी की बात है, यहाँ पे देख लेना एक बार। उन कहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो है, गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण और बादल द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। ओके, ध्यान रखना दोनों काम करती, और रक्त विकिरण को क्या करेगी, अवशोषित भी करेगी और उत्सर्जित भी करेगी। अवशोषित करने को कितना ले लिया ठीक है, इसके बाद में छोड़ देती, लेकिन छोड़ते समय जब ये ग्रीन हाउस गैसें जो है, जैसे सबसे ज्यादा खतरनाक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब जो है जब ये क्या करती है, उत्सर्जित करती है, तो जब ये औरत किरणों विकिरण को, तो ये फिर वो भी सी बात है, हमने बताया था आपको कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक तरह से जो है दीवार का काम करती, जाने नहीं देती है, एक वॉल का काम करती है, तो वो दिक्कत होती है। इसमें प्रमुख गैसों में हमने बताया, फिर से वही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके बाद में जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन, जो कि साधारणतया पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु हिम तथा आइस कोर की बात करें तो किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष एवं विस्तृत अभिलेख है कि भैया कब जो है ये दिक्कतें हुई, कब या, ठीक है, इसके बारे में। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में बड़ी मात्रा में बर्फ की चादर आइस शीट पाई जाती है, और जिससे आइस कोर निकाला जाता है। इससे पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसें आदि जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आइस कोर जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई जो हिमयुग है उसके बारे में हमें एक जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से हमें पहले कैसा वातावरण रहा है उसके बारे में, जलवायु कैसी थी, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं उसके बारे में एक जानकारी हमें देता है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी, कार्य क्षमता प्रभावित होगी, इससे मिट्टी की लवणता बढ़ेगी। ध्यान रखना, लवणता बढ़ जाएगी, मतलब एक तरह से जो नमक है, सैलिनिटी जो है वो बढ़ने की उम्मीद हमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है।
जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित हो गई है। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि, भूमि, जल और तमाम सारी संसाधन को लेकर तनाव और आपदा की स्थिति, प्रवसन को संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कृषि और वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों पर हमें गंभीर जो है दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी बातें जो है जलवायु परिवर्तन को लेकर है। कुछ कुछ बातें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी भी देंगे। चलिए, एक दो फैक्ट और हैं, इनको करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे किया जाए। तो obvious सी बात है, आप नहीं कर सकते हैं ऐसे। खाद्य सुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण एवं खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। ज्ञात होना चाहिए कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समोच्च बांध, हाँ इधर देखो, कंटूर डैम, क्रॉपिंग एंड जीरो टिल जो है मेथड। आप जीरो टिल की बात करें तो वो पहाड़ी जो एरिया होता है ना, वहां पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो समोच्च बांध, अनुपद सस्यन जिसको आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्रॉपिंग एंड जीरो टिल की बात कर रहे हैं। शून्य जुताई पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन और संग्रहण में सहायक होती हैं। अगर ऐसा करेंगे तो मृदा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, दिक्कत नहीं होती है। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भीय संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण, जैसे मैंने बताया कि वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है और मतलब दिक्कत नहीं होती, फिर वातावरण में जो है गैस फैली नहीं रहती है। इसकी वजह से आप देखेंगे ऊष्मन जो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो हमें देखने को नहीं मिलती। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन उत्पादन हेतु पर्याप्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकता। तो एक बार देख लेना इनके बारे में, ये खास जानकारी, इसके बारे में स्टार लगा देता हूँ। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हमें उपाय क्या करने चाहिए, खेती के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कैसे जो है खेती को सही किया जा सकता, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पर देख लेना। चलिए, एक लास्ट फैक्ट है, अंतिम फैक्ट, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चाइना है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर, भारत जो है वो तीसरे स्थान पर, चौथे पे रसिया है और पांचवें पे जापान है। यही डेवलपिंग कंट्रीज है, बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो है डेवलप्ड कंट्री हैं। तो पहले नंबर पे चाइना है, डेवलपिंग कंट्री। ओके, सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्रीज है। फिर इसके बाद में बात करें तो अमेरिका है, फिर इसके बाद में भारत है, रसिया है और जापान। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष जो है कार्बन नेगेटिव देश माना जाता है, मतलब बहुत कम वहां पे उत्सर्जन होता है, ना के बराबर। एशिया पैसिफिक अपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। ये विश्व की कुल जनसंख्या ऊर्जा उपयोग के लगभग 48% का उपयोग करते हैं। तो एशिया पैसिफिक की जब हम बात करते हैं, एशिया प्रशांत की बात करते हैं, तो एक बड़ा समूह जो हमें एशिया में दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया, 48% जो है ऊर्जा उपयोग। अपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक अधिक योगदान है। अपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। ओके, तो ये कुछ हमने बातें की। अच्छा, इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ये 21वां आईपीएफ है, 22वां हम लोग कल करेंगे। उसमें और भी कई सारे मुद्दे हो सकता है, उसमें प्रदूषण के बारे में भी बात हो जाए थोड़ी सी, तो प्रदूषण से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओके, पोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उससे हम लोग बात करेंगे। तो जानकारी थी
एक छोटी सी जानकारी कि भाई हरित गृह गैसें क्या होती हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी हमने प्रभाव के बारे में बात की, फिर जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की, और जो मुख्य मुख्य गैसें हैं उनके बारे में, खासकर यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही ज़्यादा बातें हुई। चलिए, तो ये इसकी जो पीडीएफ है, हमने बताया था इसकी पीडीएफ आपको आईपीएफ जो श्रृंखला हमारी चलती है, ये क्या बोलते हैं, ये पीएमपी प्रोग्राम, माफी चाहूंगा, पीएमपी प्रोग्राम जो चलता है मेक आईएएस की तरफ से बड़े पैमाने पर चलता है, पीएमपी प्रोग्राम यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग यहाँ से कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन देख लिया जाए एक बार, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग इसको फिनिश करते हैं। क्वेश्चन, जैव विविधता कुछ मुद्दे हम लोग यहाँ पे रह गए थे, ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में एक बार लेते हैं। देखें, सबसे लंबा जीवित वृक्ष तो सिकोया, आज ही हमने पढ़ा, ठीक है, अभी पढ़ा जस्ट हमने हमने बताया था कि अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया क्षेत्र में ये हमें दिखाई पड़ता है। इसमें यूपीपी से 2014 में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ध्यान रखना, व्यापक निच कर्मता जिसकी बात करते हैं, ठीक है, ब्रॉड निच की बात करते हैं, तो ये जो है कहा जाता है कि प्रजाति के विलोपन के लिए नहीं, बल्कि प्रजाति के आप कह सकते हैं कि इसको जो है संरक्षण के लिए काम करता है एक तरह से। ये फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यूपीपीसीएस 2004 में आया हुआ है। तो ये देखिए, सीवक थोर्न जो है काफी चर्चा में था उस समय, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2004 में, तो ये कहाँ पे, लद्दाख मुख्यतः हमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसे इसके कई ज्यादा जो है उपयोग हैं। ओके, अभी हमने चर्चा की है इसके हमने, तो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आप इसके बारे में देख पा रहे होंगे। देखो, एक क्वेश्चन और दो पूछा गया 2012 में सीवक थोन के बारे में। ओके, तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें आप कह सकते हैं पहला ही सही है और तीसरा सही है, बाकी ये गलत है। यहाँ पे कोई इमारती लकड़ी नहीं देता है, ये औषधीय पौधा है एक तरह से, बायोडिवर्सिटी ना भाई, बिल्कुल नहीं, औषधीय पौधा है ये। एक क्वेश्चन और भी देखें पीसीएस में, देखिए ये हमने बताया था आपको कि पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक जो है उत्पादन न्यूनतम होता है, तो सबसे कम जो है वो कहाँ पे होता है, ध्यान रखना, गहरे सागर जो है वो कम, गहरे सागर सबसे कम जो है आप कह सकते हैं, नगड़ आप कह सकते हैं बिल्कुल से भी। इसके बाद में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें दिया गया, देखो ये 29 दिसंबर कई लोग मनाते हैं, हालांकि 22 मई जो है जैव विविधता दिवस ये मुख्यतः मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था अभी कि ये जो है दो महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें से एक झारखंड में है, दूसरा जो है उसका स्रोत उड़ीसा है, ये इसके बारे में, तो ये कहाँ मिलती है, तो हमने बताया था भीतरकनिका की बात हो रही है, ठीक है, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी की बात हो रही है। इसके बाद में 2018 में देखो पूछा है, आसानी से अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2018 में, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और 2004 और 5 में लगातार पूछा है, ठीक है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो ध्यान रखना, वंदना शिवा जो है, इनके बारे में बात की 2004 और 5 में, इसका प्रकाशन सन 2000 में होता है। अब हम बात करते हैं हरित गैसों के बारे में और इनकी थोड़ी सी जानकारी। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ये गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। 2011 में भी क्वेश्चन पूछा है, लगातार देखो कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं, ये एक हमारा मोटिव ये है कि भाई आप एक बार देख लें कि क्वेश्चन जो पढ़ाया गया बताया गया वहां पे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हुए। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, हमने बताया था कि 1824 में जो है
वो संकल्पना आई, और ये कोई और नहीं, जोसेफ फोरियर हैं, इन्होंने ही ये संकल्पना दी थी। फिर से 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ओके, हालांकि और भी आप देखेंगे कि और भी गैसें जो है वो भी, ओजोन भी ऐसा करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ये भी सब, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है हमें दिखाती है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया कौन सा समूह जो है ग्रीन हाउस गैस का योगदान करता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ये हमें देखने को मिल रहा था, नहीं था, था भी तो बहुत कम, बहुत कम। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये अपने आप में टॉप मोस्ट गैसें हैं जो कि ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव को ज्यादा जो है वो, ठीक है। देखो फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन, जैसे एमपी में शायद रिपीट किया था और ये उत्तराखंड में भी रिपीट किया कि हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। लगातार क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2016 मेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आप ऑर्गन जो है ये नहीं है, ध्यान रखना, जलवाष्प तो है ही, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तमाम सारी गैसें दी गई, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, अन्य ऊष्मारोधी गैसें जो है वो हमें देखने को मिलती है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप आसानी से लगा सकते हैं। ओके चलिए, पीसीएस 2018 हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि। सन 2011 यूपी पीसीएस मेंस, फिर से एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो प्राप्त होती है वो कौन सी, जलवाष्प है। ठीक है, जलवाष्प है। 2013 प्री में क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस की बात करें तो इसमें से कौन से पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये नहीं करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमने अभी आपको बताया था। ओके, ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन करता है, एक क्रम की अगर बात करें तो आप जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर जलवाष्प है, मीथेन है, फिर नाइट्रस, इसके बाद में फिर देखो बीपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी की बात कर लें, बीपीएससी के यूपी पीसीएस की बात कर लो, कौन सी गैस एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है, तो कौन सी गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी आप कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन ये सब जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो आप जान सकते हैं एक से ज्यादा है, लगभग सारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ओजोन भी जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो ओके क्यों, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन। ओके, फिर से देखो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2012-93 में पूछा गया है, आप आरएएस में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। इसके बाद में और भी कई बार लगातार देखिए आप क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, सबसे स्वच्छ गैस है। हरित गृह गैस नहीं है, तो आप कह सकते हैं भाई सल्फर जो है वो नहीं है, सल्फर नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये हरित गृह गैसें जो है वो नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सी नहीं है, तो वही लगातार देखिए अब पूछा गया है कि ये आरओ मेंस 2017 में पूछा गया, तो आप ऑक्सीजन को, बहुत सिली क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है,
वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा, ठीक है, मीथेन है। ये टॉप है, ये अपने आप में टॉप है। ओके, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए। बाकी ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो 17 में क्वेश्चन पूछा, एक बार देखें तो प्री में क्वेश्चन पूछा गया, हरित गृह प्रभाव से वातावरण से कौन सा परिवर्तन होता है? तो लगभग सारे हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ए जो है वो गलत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है, क्या दिक्कत है? वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता नहीं बढ़ती है, ध्यान रखना। जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा भी नहीं है। वायुमंडल की गति बढ़ जाती है, नहीं। तो ऊपर वाला ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर वाला ही ठीक लग रहा है। कौन सा सही है? ए। हालांकि इसमें हटा दिया गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? सारे कारण है, ग्रीन हाउस गैस है, प्रदूषण है, अब ओजोन क्षरण है जो है इसके बारे में, परत क्षरण जो है इसके बारे में, ये सब ये सारे के सारे हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग फिनिश करते हैं। चलिए, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक धरती गैस पर एक गैस जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं रहेगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, वातावरण जो है पृथ्वी का काफ़ी ज़्यादा जो है वायुमंडल ठंडा हो जाएगा, दिक्कत होएगी, फिर सर्दी ज़्यादा होएगी। अगर ये होती है, ज़्यादा होती है, तो फिर आप जान ही रहे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से हिमटोपियों का पिघलना जारी रहता है। और कहीं पूछा गया कोई क्वेश्चन? 2017 में देखे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था प्री में यूपीपीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिक प्रज्वलन है, और तैल चालित स्वचालितों की संख्या का विस्फोटन, और सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वन उन्मूलन। तो आप देखिए, सौर धधक में वृद्धि का लेना देना जलवायु परिवर्तन से बिल्कुल नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं आता कि सौर धधक है, तो अगर सौर धधक नहीं हुई तो भी सी बात है, हमारे ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ऊष्मा नहीं मिल पाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको हटा दें तो आसानी से आप कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो है इसका आंसर ठीक है। ओके, बाकी और भी वैश्विक ऊष्मन के उत्सर्जन के कारण होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लगातार क्वेश्चन पूछेगा। 2018 में क्वेश्चन पूछे, मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है और उत्सर्जित होती है? तो आप धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से भी होता है, दोनों से वो निकलती है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो सीधे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ये भी देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो मीथेन है, अभी हमने पढ़ाया था। इसे वायुमंडल के प्राकृतिक वायुमंडल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि इसमें 0.03 जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। 2017 मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध रखती है, तो अब ध्यान रखना मीथेन है, हमने बताया था। वायुमंडलीय ताप फिर से 2013 मेंस में पूछा गया, ये लोअर में पूछा गया कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? वायु, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके बारे में हमने लगभग, अब इसके बारे में प्रभाव के बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि क्या क्या प्रभाव हुआ है, और इसके बाद में आगे फिनिश करेंगे इसको। ठीक है, इसको आगे, हालांकि प्रभाव के बारे में देखो, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। समुद्र जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी, हिम पिघल जाएंगे, बीमारियों का फैलना है, प्रवाल भित्ति का विरंजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना, आर्कटिक और ग्रीनलैंड, ये बहुत जल्दी पिघलते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी पिघलते हैं, ये सबसे भंगुर जो है ये। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या हैं? देखिए, ये परिणाम हमने देखे थे यहाँ पे। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर, ये नहीं,
सार्वभौमिक संपर्क कैसे बेहतर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं इसका, तो हटा दो इसको, तो ये हट गया, ये हट गया, एक एक हटा दो, एक हटा दो, तो ये क्या है? यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित गृह ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव से भू सतह का तापमान, औसत तापमान कितना हो जाएगा? -18 डिग्री, ठीक है, के अभाव में अगर कम कर दिया जाए तो कितना जो है हमारे यहाँ एकदम बर्फ जम जाएगी, तो -18, ठीक है, -18। चलिए, तो ये देखो एक और है क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। वैश्विक ऊष्मन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो चक्रवात बढ़ रहा है, बौंडर बढ़ रहा है, तूफान बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, सब कुछ बारंबारता इनकी बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। ओके, बारंबारता इनकी लगातार बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित हुई है, तो कितनी? हमने बताया था आईपीसीसी की रिपोर्ट अगर देखें आप, तो बताया उसने कि 0.9 डिग्री सेल्सियस जो है ये बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर बात करें तो कुल मिला के कह रहा है कि 1 डिग्री के करीब, तो 1 डिग्री जो है न्यूनतम नजदीक किसके? 0.9 के। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए हैं। बाकी जो है और भी क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन पे हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे। चलिए, क्वेश्चन जो है हम लोग लगातार देखते रहेंगे। जलवायु परिवर्तन मुद्दा जो अभी खत्म नहीं हुआ है, कल और चलेगा, इसके बाद में हम कुछ मुद्दे और देखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।